टॉपिक है मध्य प्रदेश की वनस्पति। और इसी में हम लोग देखने वाले हैं वनस्पति का वर्गीकरण, जलवायु या भौगोलिक आधार पर प्रादेशिक आधार पर प्रजातिक आधार पर प्रशासनिक आधार पर वन विभाग के आधार पर। हाँ, अगर आ जाओ आ जाओ, समझ रहे हो। अच्छा, इनके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, कैसे, चलो वो भी देख ही लेते हैं। जैसे अगर बात होती है कि जलवायु या भौगोलिक आधार पर, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और शुष्क पर्णपाती वन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवायु के आधार पर। लेकिन प्रादेशिक आधार की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा कुछ। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुरैना, शिवपुरी का क्षेत्र, सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे विंध्य कैमूर क्षेत्र, एंड थर्ड पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र।
इसी प्रकार से यदि प्रजातिक की बात करेंगे तो प्रजातिक में कौन कौन से आ जाएंगे? सागौन, साल, बांस और मिश्रित, ये वन हम पढ़ने वाले हैं। और प्रशासनिक बात होगी तो प्रशासनिक में आते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। और लास्ट वन विभाग के आधार पे वर्गीकरण, तो इसमें आता है राजकीय वन, निर्गम व निकाय वन और निजी वन। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की वनस्पति। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट इसमें, कुछ पुरस्कार आएंगे, वन उत्पाद आएंगे, ठीक है। लेकिन ये चार्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस चार्ट से भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कर दूं चेंज? रुकूं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? पीछे अलीराजपुर। उतार भी रहे हो? क्लिपिंग कर रहे हो? मेहनत तो वही होगी जो आप आपके हाथों से नोट्स बनाओगे, सीरियसली। बाकी तो फिर कितना भी ये फोटो खींच लो। चलो हो गया, बढ़ो आगे। हटूं? हटूं? हो गया यार, कहाँ पे हो? सबसे पहले हेडिंग डालना जलवायु या भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, और वहां पर बनाओगे एक मैप। उतार लिया? ठीक है। तो हेडिंग क्या लिखोगे? जलवायु या भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण और बनाओगे एक मैप। एमपी, एमपी, ठीक है। और इस मैप को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। कुछ ऐसे, हाँ लगभग ठीक है। और यदि
इसके अंतर्गत तीनों पार्ट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इनके नाम। इसे हम लोग कहते हैं आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र, इसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र, और ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र। जब आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो मेन बात तो ये आती है कि आपको इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जिले आंशिक और पूर्ण रूप से दोनों पता होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र की बात करूंगा तो यहाँ पर आप लोग ये भी जानते हो कि इन तीनों में वर्षा का स्तर सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, इसी में होगा ना, आर्द्र पर्णपाती में। इसके बाद वर्षा का स्तर यहाँ पर इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा, और इसकी तुलना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ये भी हमें पता है। अगर बेसिकली हम लोग जिलों की बात करें तो मुख्य रूप से आप यहाँ पे बता सकते हो कि बालाघाट है, डिंडोरी है, मंडला है, या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये बोल सकते हो ना। यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो सागर, दमोह, रायसेन, है ना, ये मैक्सिमम हो जाएंगे। और यदि इस क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र की, तो आप लोग पूरे चंबल क्षेत्र को आराम से बता सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन वर्षा का स्तर यहाँ पर पता होना जरूरी है आपको। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे आपको वर्षा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर आपको याद रखनी पड़ेगी। वर्षा 100 से कितनी है, 125 सेंटीमीटर। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे वनस्पति की, तो वनस्पति में शीशम, साल, सागौन, साख, आम, ये सारी की सारी वनस्पति आपकी इसके अंतर्गत पता होना जरूरी है। सेम कंडीशन में यदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, और वनस्पति में यही वनस्पति आएगी इसमें, शीशम, साल, सागौन, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में आपको ये वनस्पतियां देखने को मिलेगी, है ना। शीशम एक, ये मान के एक पेड़ है, आपने जैसे साल का पेड़ देखा है, साल का देखा है ना, सागौन का भी देखा है, ये मांडव साइड का भी आप गए होंगे तो उसी की कैटेगरी में आपको शीशम का वृक्ष भी देखने को मिलता है। इसकी भी लकड़ी काफ़ी इमारती लकड़ी होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें आप कैटेगराइज्ड करना चाहो तो नीम को भी रख सकते हो, पीपल को रख सकते हो, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं, है ना। जो मेजरली अगर हम लोग आगे देखें, किसकी बात करेंगे, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र की,
तो डेफिनेटली यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो कि वर्षा क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 75 सेंटीमीटर से कम। हाँ लगभग आप बोल सकते हो 40, 50, 60, 75 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी क्षेत्र में आप वनस्पति बता सकते हो, वनस्पति क्या लिखा है, शुष्क पर्णपाती वन। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या आएगा, यहाँ पर कटीले वन एवं झाड़ियां। और कटीले वन एवं झाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन से जाएंगे बताओ। वेरी गुड, बबूल, बबूल, खजूर, खेजड़ा, करीर, बेर, तो ये सारे के सारे इनको हम कटीले वन एवं झाड़ियां भी कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग मरुस्थलीय वन भी कहते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत भी इन्हीं के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा का स्तर 75 सेंटीमीटर से कम होता है, वहाँ की वनस्पति कैसी होती है, मरुस्थलीय वनस्पति, कटीले वन या झाड़ियाँ, या जिनको हम लोग शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात किसके अंतर्गत हुई है, जलवायु या भौगोलिक आधार पे। लेकिन हमने कितने वर्गीकरण किए यहाँ पे, 5। अगला कौन सा है, प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग डालो आप लोग, प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण, और बनाओ एक मैप। और प्रादेशिक वर्गीकरण की बात होगी तो आप ये देखोगे 1, 2, 3, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। और तीनों भागों के नाम आपने कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं। यदि मैं इसकी बात करूं, अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, पहले इसको बना लो, बना लिया, चलो मैं नाम भी लिख देता हूँ फिर मैं पूछता हूँ, है ना। इसे हम लोगों ने नाम क्या दिया, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र। अच्छा अगर मैं इसको सतपुड़ा कहूं तो ये सही होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र यदि हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा रीजन ही होता है ना। ठीक है, और इसके अलावा यदि मैं इसकी बात करूं तो इसे नाम क्या दिया था, विंध्य कैमूर क्षेत्र। और ऊपर वाले को क्या नाम देंगे, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। अगर इसी क्रम को मैं इक्वल इसमें कन्वर्ट करूं तो आपको क्या ये लगभग सेम लगेगा या नहीं लगेगा, सेम ही है ना, समझ रहे हो।
क्योंकि इसमें वर्षा वनस्पति सब कुछ क्या है, सेम ही आएगा। लेकिन बस कंडीशन क्या रही है, क्षेत्र थोड़े से अंतर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सतपुड़ा की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये पूरे के पूरे जिले आ जाएंगे किसके अंतर्गत, प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत, है ना। बाकी वर्षा वनस्पति सब कुछ क्या होगा, सेम ही आएगा, बस क्षेत्र की बात है। अच्छा क्षेत्र भी क्या, अगर ऊपर मुरैना शिवपुरी के क्षेत्र की बात करेंगे तो वो तो लगभग सब पूरा का पूरा सेम ही है, समझ रहे हो। तो कंडीशन क्या है, क्या हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसकी पूरी की पूरी कॉपी कर सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें याद रखना है कि क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर है। वैसे भी क्षेत्र के अंतर्गत वो जिले वैसे भी नहीं पूछता है आप लोगों से एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा वो। लेकिन यदि मैं आपसे यही, चलो लिख लो अपन तो, और इसका मतलब क्या है, क्योंकि कई लोग तो समझ जाओगे सही है ना, क्योंकि आप वैसे भी तो बना ही रहे हो नोट्स, क्या फर्क पड़ता है, 1-2 मिनट लगेंगे। चलिए ठीक है, फटाफट लिख लो, कुछ नहीं करना है। सेम कंडीशन में वर्षा आपको लिखनी है, वर्षा कितनी हो जाएगी, 100 to 125 सेंटीमीटर लिखो, है ना। अगर वर्षा की हम लोग बात करेंगे तो वही कंडीशन होगी 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। और वनस्पति में तो जो आपके पास लिखा हुआ है उसी को आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, उतार दो। लगभग आपको यहाँ पर भी सेम ही करना है, विंध्य कैमूर क्षेत्र में भी। यहाँ पे यदि मैं वर्षा की बात करूँगा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, और वनस्पति में जो आपने लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर पुट कर दो। और इसमें भी सेम कंडीशन है, वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, और बाकी वही वाला उतार दो यहाँ पर। तो ये वाला भी अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। जो आपका फर्स्ट वाला डायग्राम है उसी में से अपने को यहाँ पर चीज़ों को इनपुट करना है। देखो चीज़ें ना बड़ी इजी है, बस आपका बेस अगर क्लियर हो गया होगा ना दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। अब इसी में आप ये भी बता सकते हो, पता है कि प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पे वनस्पतिक क्षेत्रों में, क्या बोला मैंने, प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर वनस्पतिक क्षेत्रों में सर्वाधिक वनस्पति घनत्वता या सर्वाधिक वनस्पति घनत्व किस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत, है ना, ये प्रादेशिक वर्गीकरण है। तो प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वनस्पति घनत्व देखने को मिलता है। बोल दोगे आराम से कि नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र बोलना पड़ेगा। अगर वहां पे नर्मदा सोन घाटी नहीं आता है तो वो क्या देगा, सतपुड़ा देगा, समझ रहे हो। तो वहां पर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सतपुड़ा दिया हुआ है, ये बात क्लियर करना है ना। और जैसे ही हम लोग सतपुड़ा से उत्तर की ओर जाएंगे तो विंध्य कैमूर क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाली वनस्पति सतपुड़ा पर्वत की तुलना में क्या होती है, सघन होती है कि विरल होती है, विरल होगी। देखो डेफिनेशन बड़ी टेक्निकल है, शब्द टेक्निकल है, लेकिन आपने यदि चीज़ों को सही समझा है तो वहाँ पर आराम से कर सकते हो। यदि इसी प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत वनों की सघनता से रेखल में विरलता, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाऊंगा, प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत यदि मैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाऊंगा तो वनों की घनत्वता या वनों का घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और विरलता क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। अगला कौन सा है हमारे पास में, प्रजातिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालो, प्रजातिक आधार पर वर्गीकरण। प्रजातिक आधार पर वर्गीकरण, नहीं इसमें मैप मत बनाओ, क्योंकि प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण में आपके पास में क्या क्या है,
प्रजाति के आधार पर आपके पास में है साल। अच्छा पहले कौन सा था, सागौन है ना, ओके। सागौन, सागौन की यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपको इनके वैज्ञानिक नाम पूछता है। सागौन का वैज्ञानिक नाम बताओ। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका नाम है। क्या लिखोगे इसका वैज्ञानिक नाम? इसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। एक बात तो ये क्लियर हो जाती है। सेकंड में लिखेंगे यह होशंगाबाद, बैतूल, यह होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि में मुख्य रूप से और लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह 19.36% क्षेत्र पर विस्तारित है। उतार लिया, बड़े फास्ट पे कर रहे हो। बाकी अब देखो ये लकड़ी वकड़ी इमारती वगैरह तो मतलब नहीं, मेन तो इसका ये है कि इसके मुख्य रूप से जो जिले हैं वो याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम। किसका? सागौन का, प्रजाति के आधार पर। अच्छा पूरे भारत में कौन सा वृक्ष देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, वनस्पति पूरे भारत में? ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई ना भाई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन है? सागौन ही मिलता है। अच्छा लिखा नहीं अपन ने, वो भी लिखे लो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला या सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वनस्पति सागौन है। वन 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 बोलो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वन सागौन है। और भारत में कौन सा है? भारत में साल है, साल। और मध्य प्रदेश में कौन सा है? सागौन। कोई दिक्कत नहीं। साल, साल के बारे में लिखो। सबसे पहला पॉइंट, इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्ता। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबुस्ता। सोरिया रोबुस्ता है। सेकंड पॉइंट, मध्य प्रदेश में यह 4.1.5% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। मध्य प्रदेश में यह 4.15% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। और थर्ड पॉइंट में लिखोगे, ये हो गया 2 पॉइंट। एक तो आपने क्या लिखा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबुस्ता। और मध्य प्रदेश में 4.15 क्षेत्रफल पर विस्तारित है। और थर्ड पॉइंट में लिखोगे कि यह पूर्वी मध्य प्रदेश, यह पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे जैसे बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल
आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। या पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पूर्वी मध्य प्रदेश काफी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें लिख दो, साल भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। साल के वृक्ष भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। साल के वृक्ष भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है भारत में। अगला कौन सा है? बांस। और बांस में लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, इसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्स है। एक बार और बोलूं, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्स। इसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्स है। सेकंड पॉइंट लिखना, यह सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। बांस क्या है? नहीं, बांस एक्चुअल में झाड़ियों के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप उसको देखोगे भी तो उसकी जो जिस प्रकार से वो पौधा पेड़ होता है, आप देखना उसके मैक्सिमम कंडीशन में आपको वो झाड़ी ही मिलेगा, वो ऐसे टहनियाँ थोड़ी देखने को मिलेगी कि हाँ ठीक है हाथ आराम से वो पत्ता तोड़ लिया। नहीं नहीं, झाड़ियाँ हैं। हाँ बोल सकते हो, अगर वहाँ पे सीधी सी बात है, समझ रहे हो। अच्छा, पर वो कंडीशन ये भी आती है कि जिसने पढ़ा है वही कर भी पाएगा वहाँ पे। अब चलो मैं तो चलो ठीक है बता दिया, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपने फिर भी पूछ लिया, बाकी कई लोगों को पता भी नहीं होता है क्या वो झाड़ एक पेड़, वो बांस एक पेड़ है। समझ रहे हो। तो वो कंडीशन आती है कि देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, इतना पढ़ने के बाद भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रियलिटी है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, दिमागी रूप से परिपक्वता, जितना कंटेंट आपने पढ़ रखा है उस कंटेंट को वहाँ पे अपनी समझदारी से करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कंटेंट इतना है, आएगा सब इसी में से, लेकिन उसकी डेफिनेशन पूरी चेंज होगी। तो आपने इस पूरे जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो उस पूरे कंटेंट को वहाँ पर आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे, वहाँ पर आपका खुद का दिमाग होगा। वहाँ पे कोई फैकल्टी आपको बताने नहीं आएगी कि हाँ बेटा ये सही है कि वो सही है। समझ रहे हो, क्योंकि वो एक मोमेंट ही ऐसा होता है कि वहाँ पे डिसीजन आपको खुद को लेना है, और डिपेंड क्या करेगा कि आपने किस प्रकार से चीज़ों को समझा है। मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि जो लोग ये लाइब्रेरीज में बैठ बैठ के ये 4-4 घंटे जो पढ़ते हैं ना, इनकी क्लासेस कंप्लीट भी नहीं हुई है, इन्होंने कंसेप्शनल तरीके से पढ़ा भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक अनुमान है। और फिर भी ये सब लाइब्रेरीज, अरे भाई पहले पढ़ तो लो। इतने इतने बुक्स हेडफोन्स लगा लगा के पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। समझ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस पर
चीज़ें तमाम समझ में आती है, पर अपन समझते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। लेकिन ये तरीका गलत है सही मायने में देखो तो, क्योंकि आप आपका फ्यूचर बना नहीं रहे हो। लाइब्रेरी इंसान कब ज्वाइन करता है, जब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी होती है सभी तरीके से, ओवरऑल सभी तरीके से जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, इंसान तब जाके लाइब्रेरी अटेंड करता है कि हाँ चलो ठीक है यार, रूम पे क्या थोड़ा सा पढ़ाई उतनी मन नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा एक अपने को माहौल मिल जाए, वो भी नहीं, एक माहौल मिल जाएगा कि चलो आसपास सब पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं, बस वो। अब ऐसे में अगर कभी बाई चांस मैं हूँ या मेरे जैसे कई बंदे ऐसे जाके लाइब्रेरी में बैठ जाए और ऐसा देखे तो वो तो सोचे कि यार सब तो भेड़ जाली है, अपन ही सबसे अलग है समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें आएगी समझ में, आराम से आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मध्य प्रदेश में यह सर्वाधिक मात्रा मध्य प्रदेश में यह बालाघाट मध्य प्रदेश में यह बालाघाट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह बालाघाट में सर्वाधिक पाया जाता है। देखो बालाघाट में सर्वाधिक क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये कैसी वनस्पति है, सदाबहार है ना। और आप ये भी तो जानते हो सबसे ज्यादा वर्षा होती है कहाँ, होशंगाबाद में होती है, लेकिन वर्षा तो पूर्वी क्षेत्र से स्टार्ट होती है ना। यदि आप अगर इसका एवरेज देखोगे तो पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम की ओर आने पर वर्षा का औसत क्या होता जाता है, कम होता जाता है, समझ रहे हो। तो यही रीजन है कि ये क्षेत्र कंपेयर टू इस क्षेत्र की तुलना में फिर भी क्या होता है, यहाँ पर आर्द्रता आपको ज़्यादा मिल जाएगी देखने को, और आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वनस्पति कैसी होगी, सदाबहार वनस्पति होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक 3 पॉइंट बहुत है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करेंगे अगर हम लोग, कौन सा है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है इनको, वैज्ञानिक नाम पूछता है वो आपसे, अगर आपने एग्जाम दी रखी होगी तो। कहाँ है प्रशासनिक आधार, अच्छा मिश्रित बचा है भी, ओके मिश्रित लिखो। ये क्या है यार, मिश्रित, मिश्रित वन, और इसमें लिखना इसके अंतर्गत साल, सागौन, बांस सभी वन आते हैं। इसके अंतर्गत साल, सागौन, बांस सभी वन आते हैं। और सेकंड पॉइंट में लिखना कि यह मध्य प्रदेश के 23%, यह मध्य प्रदेश के 23% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। और थर्ड पॉइंट में लिखना, थर्ड पॉइंट में यह जबलपुर, उमरिया, कटनी आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है या पाए जाते हैं। अगली जो हेडिंग डालोगे वो रहेगी आपके पास में प्रशासनिक आधार पर। और प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहला कौन सा है, आरक्षित।
आरक्षित वन क्षेत्र, लिखो इसके बारे में। नंबर 1, आरक्षित वन क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट लिखना आप लोग, बोलो, लिखो। यह सरकार के पूर्ण रूप से यह ऐसा लिखो, रुको यार, यह पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है या रहता है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है। सेकंड पॉइंट, यह 65.36% क्षेत्र पर विस्तारित है। 65.36 क्षेत्रफल पर विस्तारित है। थर्ड पॉइंट, बोलूं, इसमें मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, पशु चारागाह आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वन क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। इस वन क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक आरक्षित वन छतरपुर में और न्यूनतम आरक्षित वन खंडवा में है। तो ये तो किसकी बात होती है? आरक्षित वन क्षेत्र की। अगला कौन सा है? संरक्षित वन क्षेत्र। लिखो सबसे पहला पॉइंट, इसमें भी सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें भी सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें भी सरकार का नियंत्रण होता है, किंतु कुछ हद तक मानवीय हस्तक्षेप, किंतु कुछ हद तक या कुछ सीमा तक मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। किंतु कुछ हद तक मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। समझ रहे हो? पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई। वेरी गुड। आगे लिखो, यह 32.84% क्षेत्र पर विस्तारित है।
थर्ड पॉइंट, इसके अंतर्गत अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं। सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र खंडवा में, और न्यूनतम संरक्षित क्षेत्र छतरपुर में है। हाँ, यहां पे उल्टा हो जाएगा ना। अगला कौन सा है? संरक्षित हो गया। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, इसमें लिखो नंबर 1, ऐसा वन क्षेत्र जिसका कोई वर्गीकरण ना हो। ऐसा वन क्षेत्र जिसका कोई वर्गीकरण ना हो। ऐसा वन क्षेत्र जिसका कोई वर्गीकरण ना हो। यह मध्य प्रदेश के, सेकंड पॉइंट में, यह मध्य प्रदेश के 1.7% क्षेत्र पर विस्तारित है। यह मध्य प्रदेश के 1.7% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसमें पूर्ण रूप से मानवीय हस्तक्षेप की छूट है। इसमें पूर्ण रूप से मानवीय हस्तक्षेप को क्या है? छूट है कि जाओ वहां पे उछल कूद करो, बकरियां चराओ, भैंस चराओ, चारा काटो, लकड़ी काटो। इसमें पूर्ण रूप से मानवीय हस्तक्षेप को छूट है। तो प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण हो चुका है। लास्ट हमारे पास बचा हुआ है वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण। वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण। और वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण में आपने लिखा है सबसे पहला राजकीय वन, राजकीय वन में बस एक लाइन आपको लिखनी है, लिखो, इस वन क्षेत्र पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। इस वन क्षेत्र पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। इस वन क्षेत्र पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, निर्गम व निकाय वन। इसमें लिखो, निर्गम व निकाय वन में लिख रहा हूं, इसके अंतर्गत नगर पालिका और नगर परिषद, इसके अंतर्गत नगर पालिका और नगर परिषद का हस्तक्षेप होता है। इसके अंतर्गत यानी कि निर्गम व निकाय वन क्षेत्र जो होता है, इसके अंतर्गत नगर पालिका और नगर परिषद का हस्तक्षेप होता है। और नेक्स्ट की यदि हम लोग बात करेंगे
तो कौन सा है? निजी वन। और निजी वन में लिखोगे कि इस वन क्षेत्र पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। इस वन क्षेत्र पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है? अभी हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है वनस्पति को कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर वनस्पति का वर्गीकरण। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले में देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनस्पति वाला जिला कौन सा है? अब उसमें अभी दिखेगा अपने को वनस्पति बालाघाट में है, समझ रहे हो? वेरी गुड। 4,932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आपको वहां पर वनस्पति देखने को मिल जाएगी। यदि परसेंटेज की बात भी करेंगे हम लोग तो 53.44% क्षेत्रफल आपको परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा बालाघाट। अरे मैं लिखवाऊंगा, मत लिखो अभी लाइन खींच रहे हो। ठीक है, और सबसे कम वनस्पति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम उज्जैन आएगा। हाँ, उज्जैन में बहुत कम वनस्पति, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन में आपको कृषि क्षेत्र की यदि बात करोगे तो कृषि क्षेत्र में अच्छा है उज्जैन। खेत बना दिए इसलिए वहाँ के पेड़ पौधों को काट पीट दिया है। ठीक है, तो इस चक्कर में वहाँ पे मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही आपको वन देखने को मिलेंगे। यदि उनका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो पॉइंट यानी कि 0.59% के आसपास कुछ निकलता है वहाँ पे, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेगी अपने पास में। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं कुछ नीतियाँ देखेंगे, कुछ एक्ट वगैरह देखेंगे कि कौन कौन सी नीतियाँ हैं, कौन कौन से एक्ट हैं। जैसे कि सबसे पहली वन नीति कौन सी है, कब लागू हुई थी सबसे पहली वन नीति? 1952 में। और सबसे नई वन नीति कौन सी है? 2005 में लागू हुई थी। इसके पहले भी बहुत सारे कुछ एक्ट वगैरह अधिनियम है, वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग वन उत्पाद देखेंगे, है ना, वन उत्पाद। इसके अलावा हम लोग वनों से संबंधित पुरस्कार वगैरह देखेंगे, जैसे चरण पादुका पुरस्कार हो गया और एक अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कार भी आएंगे। तो आज तो हो नहीं पाएगा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीक्वेंस में पढ़ते रहो, सब चीज़ें होती जाती है। सीक्वेंस को ब्रेक मत करो, बाकी सब होता है बिना टेंशन के। और प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो मज़े है पढ़ने में, वरना तो फिर जयराम जी की कहाँ गया। अच्छा, वनों से रिलेटेड अगर मैं आपसे उद्योग पूछूं कि वनों से रिलेटेड उद्योग कौन कौन से हैं? वनों पर आधारित उद्योग बताओ। गोंद फर्नीचर। और बताओ। बस दो ही है। कागज उद्योग भी है ना, और लाख उद्योग भी है। सब्जी तो बनती है। हाँ, नहीं अपने यहाँ पेक कहाँ होता, अपने यहाँ खाली तो होता है। मैंने नहीं खाई यार, मैंने नहीं खाई। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक मांस की सब्जी ना तो खाई है ना। अच्छा अच्छा, एक शो में देखा आपने? बताओ। तो खाएंगे, देखना पड़ेगा मेरे को भी आज, मैं भी ट्राई करूंगा सही है, ओके चलो अच्छा है। कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत सब्जियां कम लाएंगे, लकड़ी वकड़ी काट काट के खाएंगे ठीक है
चलिए, किसका लेक्चर है अभी? केमिस्ट्री का।